हेलो, सेवा सेवा जोहार। मैं अभिषेक उइके, राष्ट्रीय संचालक जीएसयू इंडिया। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगा कि ज्ञान की बात हम लोग फेसबुक के माध्यम से पढ़ रहे हैं। कैसे दिख रहा है आप सभी को? जैसे कि हमने पिछले क्लास में चर्चा किए थे, है ना, भाग एक संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश का सारी चीज़ें जानकारी आपको बतलाए थे हम। आज का टॉपिक है नागरिकता। आपके मन में एक सवाल उठता होगा दोस्तों, क्या आप इस देश के नागरिक हैं, है ना? अगर नागरिक हैं तो किस आधार पर हैं आप नागरिक? जैसे लोग बोलते हैं जनता, पब्लिक, है ना? क्या ये भीड़ नागरिकों का समूह है या फिर क्या है? हम सारी चीजों को जानेंगे आज के टॉपिक में। आज का जैसे मालूम होगा आपको टॉपिक है नागरिकता। दोस्तों, नागरिकता आखिर है क्या? नागरिकता को हम परिभाषित कैसे करेंगे? तो सीधी सी बात है, हम जिस देश में रह रहे हैं, है ना, उस एक विशेष सामाजिक, राजनैतिक या फिर राष्ट्रीय या फिर मानव संसाधन समुदाय का एक नागरिक होने की अवस्था है। मतलब ये है कि देखिए, नागरिकता एक विशेष सामाजिक, राजनैतिक, राष्ट्रीय या मानव संसाधन समुदाय का एक अवस्था है। ठीक है, इसी अवस्था के अंतर्गत हम सभी को अधिकार प्राप्त है। आपके जीवन में घटनाएं घटित होती रहती है, अधिकार या फिर कोई भी हो। जैसे कभी कभी बात लोग करते हैं कि हमारा ये अधिकार है या फिर हमारा ये अधिकार नहीं है। मतलब ये नागरिकों का अधिकार इसी से मिलता है। नागरिक, जब आप नागरिक बनोगे तभी आपको अधिकार भी मिलेंगे। बिना नागरिकता के कोई अधिकार नहीं है, ना ही उत्तरदायित्व है। उसी तरह है, मतलब कि एक विशेष सामाजिक, राजनीतिक, राष्ट्र या फिर मानव संसाधन समुदाय का एक अवस्था है नागरिक होना, है ना? और नागरिक को अधिकार मिलते हैं और उस नागरिक का ये उत्तरदायित्व बनता है कि हम देश को किस दिशा में ले जाएंगे, है ना? देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखेंगे, है ना? ये नागरिक का उत्तरदायित्व है ना? तो आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों संविधान में उल्लिखित भाग 2। जैसे कि भाग 2 में है नागरिकता की चर्चा की गई है। 22 भाग हैं संविधान में। कितने भाग हैं? 22 भाग। और हम आज उस दूसरे भाग की चर्चा करेंगे जिसमें विषय दिया गया है नागरिकता। और उस भाग 2 में नागरिकता पर अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के विषय पर चर्चा किया गया है। तो हम जानेंगे बारी बारी से आखिर किस अनुच्छेद में कौन सा अधिकार दिया गया है, नागरिक होने के लिए क्या हमारे अधिकार हैं या फिर मापदंड है, जो भी हो एक एक को जानेंगे। अभी फिलहाल में आपने देखा होगा कि देश में नागरिक संबंधित नागरिकता को लेकर पूरे देश में
अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ था। आखिर किस विषय को लेकर मचा हुआ था, आखिर वजह क्या थी, हम इन सारी चीज़ों को जानेंगे। और हम जो अभी चर्चा करेंगे नागरिक होने के लिए जो मापदंड है, आप उनके माध्यम से ये जान सकेंगे कि आखिर कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं या फिर कौन लोग हैं जो विरोध नहीं कर रहे हैं, यानी नागरिकता के लिए क्या क्या हमारे पास मापदंड है। ठीक है, आइए हम देखेंगे स्क्रीन के माध्यम से। एक मिनट, ठीक, स्क्रीन के माध्यम से देखेंगे आखिर क्या है नागरिकता, है ना। स्क्रीन पर आप देखेंगे आप सभी। देखिए आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, है ना। देखिए नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक देख रहे हैं आप। ठीक, हम बात करेंगे भारत की नागरिकता। ठीक, तो भारत की नागरिकता कैसा है, एकल नागरिकता है या फिर हम इसको इकहरी नागरिकता कह सकते हैं। एकल नागरिकता कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर हम किसी राज्य के नागरिक हैं तो उसके साथ साथ हम भारत के भी नागरिक हो जाते हैं। ठीक है ना। दूसरी बात, भारत की नागरिकता मतलब कि नागरिकता संबंधी शक्ति किनके पास होती है, तो संसद के पास होती है। ठीक है, नागरिकता संबंधी जो भी बिल पास करना हो, नागरिकता संबंधी जो भी कानून बनाना हो, तो ये सारे हक अधिकार किनको है, संसद को है, संसद को। ठीक, अब देख रहे हैं नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति अधिकार संसद को है। ठीक है, आइए हम बारी बारी से जानेंगे कि आखिर भारत की जो नागरिकता है अनुच्छेद 5 से 11 में चर्चा की गई है, आखिर क्या क्या है अनुच्छेदों में हम देखेंगे। ठीक है, देखिए आर्टिकल 5 यानी अनुच्छेद 5, इसमें ये चर्चा किया गया है, कहा गया है अनुच्छेद 5 में कि 26 जनवरी 1950 भारत में संविधान लागू होने के समय नागरिकता के संबंध में बताया गया है। यानी जब हमारा 26 जनवरी 1950 गणतंत्र बना देश, तो उस समय जो नागरिकता के विषय में जो बात कही गई है वो अनुच्छेद 5 में कहा गया है। अनुच्छेद 5 में ये कहा गया है, स्वयं स्वयं के माता पिता, ठीक, दादा परदादा अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो, यानी जब भारत अलग नहीं हुआ, ठीक, भारत नहीं अलग हुआ था, उस समय जो भी लोग इंडिया में रह रहे थे वो सारे लोग भारत के नागरिक हैं। ठीक है, दूसरी बात, आर्टिकल 6 यानी अनुच्छेद 6 में कहा गया है पाकिस्तान से आने वाले लोग, मतलब अनुच्छेद 6 में चर्चा किया गया है कि पाकिस्तान से आने वाले लोग, उनकी चर्चा की गई है, क्या उनको भी नागरिकता दी जाएगी या फिर नहीं दी जाएगी, इस अनुच्छेद में चर्चा की गई है। मतलब पाकिस्तान से आने वाले लोगों को भी नागरिकता दी जा सकती है। अनुच्छेद 7 है, पाकिस्तान जाने वाले और फिर लौट कर आने वाले, मतलब जो पाकिस्तान चले गए हैं और फिर लौटकर भारत आना चाहते हैं तो उनको भी नागरिकता दी जा सकती है। उसके लिए एक शर्त है, देखिए एक शर्त क्या है कि उसको भारत में 6 माह तक रहना होगा, 6 माह के बाद ही नागरिकता मिलेगी। ठीक है, यानी जो पाकिस्तान चला जा चुका है और फिर लौटकर भारत आना चाहता है तो उसको भी नागरिकता दी जाएगी, इस शर्त के अनुसार उसको भारत में 6 महीना रहना होगा, 6 माह बाद ही नागरिकता मिलेगी। ठीक, अब देखेंगे आर्टिकल 8 यानी अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में नागरिकता को लेकर बात कही गई है कि विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग, यानी देख रहे हैं आप अनुच्छेद 8 में विषय दिया गया है विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग, यानी जो विदेश में लोग रह रहे हैं और वो भारत के ही हैं तो उनको भी नागरिकता भारत की दी जा सकती है। कैसे, हम जानेंगे। ठीक है, देखिए डिटेल्स जानेंगे कि ऐसे लोग जो भारत की नागरिकता चाहते हैं, ठीक,
वे 26 जनवरी 1950 से भारतीय दूतावास में नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ एक मन में सवाल बनता है साथियों का, आखिर भारतीय दूतावास मतलब विभिन्न देशों में, ठीक है, सभी देशों के दूतावास है ना रहते हैं, तो आप जिस देश के हैं उस देश के संबंधित दूतावास में अपनी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी अनुच्छेद 8 में ऐसे लोग जो भारत की नागरिकता चाहते हैं वो 26 जनवरी 1950 से भारतीय दूतावास में नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब विदेश में रह रहे लोग भी भारत के नागरिक बन सकते हैं, मतलब भारतीय मूल के लोग होना चाहिए ना, ठीक। इनके लिए भी शर्त है कि इन्हें भी 6 माह तक भारत में रहना होगा। आप देख रहे हैं कि नागरिकता हम किस किस आधार पर मतलब मिल रहा है, पाकिस्तान से आने वाले लोगों को भी मिल जा रहा है नागरिकता, है ना। पाकिस्तान से देखिए, पाकिस्तान जाने वाले और फिर लौट कर आने वाले पाकिस्तान के लोगों को भी नागरिकता मिल जा रही है। शर्त है भारत में 6 माह रहना होगा, ठीक है, 6 माह बाद नागरिकता मिलेगी। ठीक उसी प्रकार अनुच्छेद 8 है, विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग, है ना, विदेश में रहने भारतीय मूल के लोगों को भी नागरिकता मिलेगी, है ना, दी जा सकती है, बशर्ते उनके लिए ये है कि वे 26 जनवरी 1950 से भारतीय दूतावास में नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इनके लिए भी शर्त वही है कि इन्हें भी 6 माह भारत में रहना होगा, तब नागरिकता मिलेगी। अब हम देखेंगे, देखिए हमने देखा नागरिकता तो मिल गई, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आखिर नागरिकता को खत्म कैसे किया जा सकता है, नागरिकता का समापन कैसे हो सकता है, ठीक है, जानना जरूरी है। क्योंकि मान लीजिए हम भारत के नागरिक हैं या फिर कोई दूसरा बन गया है, तो उसको उसकी नागरिकता कैसे रद्द कर की जा सकती है, ये हम जानेंगे। कौन कौन किस कारण से नागरिकता रद्द की जा सकती है, ठीक है। देखिए इसके 5 कारण हो सकते हैं, अनुच्छेद 9 में चर्चा किया गया है नागरिकता का समापन, है ना। 5 कारणों से नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। देखिए कैसे, अगर स्वयं नागरिकता परित्याग से, मतलब अगर भारत देश का नागरिक अगर स्वयं बोल दे कि मैं देश की नागरिकता त्यागना चाहता हूं, तो उसकी भी नागरिकता खत्म हो सकती है, हो जाएगी, ठीक। दूसरा, गलत जानकारी के आधार पर भारतीय नागरिकता ली गई हो, यानी कि मान लीजिए आप गलत जानकारी देकर भारतीय नागरिकता लिए हैं तो रद्द हो जाएगी, ठीक है। तीसरा है किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। यहाँ कहने का मतलब है, देखिए तीसरा ये है कि अगर आप किसी दूसरे देश के नागरिक, यानी जैसे कि मान लीजिए आप भारत के अभी वर्तमान में नागरिक हैं, है ना, बाय द वे आने वाले दिनों में आप अमेरिका के नागरिक हो जाएंगे, है ना, तो भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त, मतलब कि आप भारत के नागरिक नहीं रह जाएंगे, ठीक है। चौथा है देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त होने पर। अब मान लीजिए हम भारत के नागरिक हैं और दिन पर दिन दिनों दिन देश के खिलाफ ही जहर उगल रहे हैं, है ना, देश के अंदर देशद्रोही नारे लगाना, देशद्रोही सोच रखना, इस आधार पर भी आपकी नागरिकता खत्म हो सकती है, हो जाती है ना। पांचवा है भारत सरकार को बिना सूचना दिए 7 साल तक बाहर रहने पर। यहाँ भी वही बात है कि अगर आप भारत सरकार को बिना सूचना दिए किसी विदेश या देश में जाकर रह रहे हैं और 7 सालों तक आपकी जानकारी नहीं हो पाती है, आपकी नागरिकता रद्द हो जाएगी। हमने देखा यहाँ पर नागरिकता का समापन आपने देखा किस किन किन माध्यमों से रद्द हो सकती है, आप देख रहे होंगे, है ना। एक इम्पोर्टेंट बात है, एक सवाल पूछता है साथियों, देखिए 19 जुलाई 1948 भारत में वीजा पद्धति परमिट पद्धति लागू हुई, यानी जो सुने होंगे आप, जो वीजा बनता है ना कि इस देश के लिए जाने के लिए हमें वीजा की जरूरत है ना, तो वो वीजा पद्धति भारत में 19 जुलाई 1948 से लागू हुआ, ठीक है। हमने अभी अध्ययन किया किसका, नागरिकता का समापन, इन चीजों के आधार पर आपकी नागरिकता रद्द हो सकती है। अब देखेंगे किन आधार पर आपकी नागरिकता बनी रहती है, यानी वो तो नागरिकता का समापन था, अब देखेंगे किन आधार पर भारतीय नागरिकता बनी रहेगी। इसकी चर्चा अनुच्छेद 10 में की गई है, ठीक है। अनुच्छेद 10 में यही कहा गया है कि भारतीय नागरिकता का बना रहना, मतलब कि
अगर आप भारत के नागरिक हैं तो कैसे बने रह सकते हैं भारत के नागरिक? तो कैसे बने रहेंगे? अनुच्छेद 9 में उल्लिखित उपबंधों का उल्लंघन नहीं करने पर। मतलब जो हमने अभी अनुच्छेद 9 में सारी चीजों को पढ़ा, जिन जिन कारणों से नागरिकता रद्द हो सकती है ना, अगर इन कारणों का उल्लंघन नहीं करने पर आप भारत के नागरिक बने रह सकते हैं। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए देशद्रोह गतिविधि में शामिल नहीं रहेंगे तो भारत के नागरिक बने रहेंगे। भारत सरकार को बिना सोचना दिए 7 साल तक बाहर अगर नहीं रहेंगे तो भारत के नागरिक बने रहेंगे, अगर बाहर रहेंगे तो भारत की नागरिकता खत्म हो सकती है। देखिए, सवाल परीक्षा में पूछता है साथियों कि नागरिकता संबंधित विवाद का निपटारा कौन करता है? तो जवाब है केंद्र सरकार। यानी केंद्र ही नागरिकता पर जो भी विवाद होगा वो भी वही सॉल्व करेंगे। मतलब नागरिकता ये केंद्र का विषय है ना। जो वर्तमान सरकारें रहेंगी ये उनका विषय होता है कि हमें देश के नागरिकों के लिए कैसा नियम बनाना है, क्या करना है, नहीं करना है, देश के नागरिकों के हित में नियम बनाना है कि उनके अहित में बनाना है। ये सारा विषय केंद्र का विषय है, इसमें राज्य कुछ नहीं कर सकते। ठीक, अभी हमने वर्तमान में देखा होगा लोग सड़क पर उतर के विरोध वगैरह कर रहे होंगे, है ना। क्या कभी सुना है आपने कि एक राज्य ने, क्या कभी बिहार ने नागरिकता को लेकर कानून बनाया? नहीं, है ना। क्योंकि नागरिकता संबंधित विवाद का निपटारा केंद्र सरकार करती है और उन्हीं का विषय है। ठीक, देखिए अब हम देखेंगे कि नागरिकता संबंधी शक्ति किनके पास है। तो अभी हमने बताया कि नागरिकता संबंधी जो भी शक्ति होगी वो संसद के पास है। ठीक, देखिए नागरिकता संबंधी शक्ति, जैसे अभी बताया मैंने कि कौन सा नागरिक के हित में कानून लाना है, कौन देश का नागरिक होगा या नहीं होगा, ये सारी शक्ति संसद के पास है। संसद ही सारे इन फैसलों पर मतलब अपनी मापदंड बना सकता है, वही बनाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर संसद या फिर केंद्र सरकार नागरिकता पर जो भी कानून बना देगी, ठीक है, उसको हम न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते। मतलब जो सरकार नागरिकता के लिए कानून बना देगी उसको आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 11 में है, अनुच्छेद 11 में इस पर चर्चा किया गया है। तो आप समझ रहे हो ना, आपको कुछ पता चलता होगा कि आखिर कौन लोग किस वजह से किन सड़क पर उतर आए थे। इसमें राज्य कुछ नहीं कर पा रहे थे, मतलब एक आम नागरिक भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर नागरिकता संबंधी कानून अगर केंद्र बना देगा, संसद बना देगी, तो इस पे न्यायालय में, इसको न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक, मतलब आप न्यायालय के माध्यम से ये नहीं पूछ सकते, क्या कर सकते कि क्यों बनाया, कैसे बनाया, है ना। अब देखिए नागरिकता संबंधी ही एक अधिनियम आया। सवाल हमेशा पूछता है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। इसी अधिनियम की कुछ, है ना, कुछ हिस्सा यानी इस अधिनियम से संबंधित एक फिल्म है, आपने देखा होगा, मांझी द माउंटेन मैन, है ना। दशरथ माझी के बायोपिक पर बनी है मांझी द माउंटेन मैन। उसमें एक ऐसा पल है जिसमें भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 को दिखाया गया है। कब? जब जो दशरथ माझी के रोल में जो हीरो है वो गांव आता है शहर से, तो लोग एक साथ नाचते घूमते हैं, झूमते हैं, इस वजह से क्योंकि उस दिन नागरिकता अधिनियम 1955 बन गया था। मतलब छुआछूत भेदभाव की जो भी कुरीतियां थी उसको खत्म कर दिया गया था। आइए हम विषय पर बात करेंगे, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत क्या क्या हमें अधिकार मिले हैं, किस तहत हमें नागरिकता मिल जाएगी। देखिए आसान है, देखिए पढ़िए। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में, है ना, 5 तरीकों से नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, पहला जन्म से, दूसरा वंशक्रम, तीसरा पंजीकरण के माध्यम से भी भारत के नागरिक बन सकते हैं आप, देशीकरण के भी माध्यम से भारत के नागरिक बनेंगे, और भूमि अधिग्रहण के भी माध्यम से आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। हम जानेंगे इनको, डिटेल्स जानेंगे, आखिर किस वजह से, आखिर कैसे नागरिकता हमको मिल जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ये एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है ना। देखिए अब सवाल पे भी चर्चा करेंगे, जानेंगे आखिर इन सारे चीजों को, डिटेल्स जानेंगे कैसे मिलता है। देखिए
देखिए जन्म से, पहला था जन्म के आधार पर भी भारत की नागरिकता मिल जाती है। देखिए ऐसा कोई भी व्यक्ति स्वयं भारत में जन्मा हो, बात समझ रही है, समझ में आ रही होगी आपको। ऐसा कोई भी व्यक्ति भारत है ना में स्वयं जन्मा हो या जन्म के समय उसका पिता भारतीय हो। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपका जन्म भारत में हुआ है तो भारत के नागरिक स्वतः होंगे, ठीक। या फिर जन्म के समय है ना आपके पिता भारतीय हो तो फिर भी आप होंगे, ठीक। देखिए इसमें एक बात है कि जन्म समय उसका पिता भारतीय हो तभी ही उनको नागरिकता मिलेगी। लेकिन 1986 में नागरिकता अधिनियम संशोधन किया गया और उसमें पिता के साथ साथ माता को भी जोड़ दिया गया। यानी अब ये लाइन इस तरह पढ़ा जाएगा, ठीक, कि ऐसा कोई भी व्यक्ति स्वयं भारत में जन्मा हो, वो भी नागरिक है देश का, या फिर जन्म के समय उसका माता पिता भारतीय हो, वो भी देश का नागरिक है, ठीक। ये तो हमने देखा कि जन्म के आधार पर हमें नागरिकता देश की मिल जाती है। अब दूसरा है वंशक्रम। वंशक्रम सबसे इंपॉर्टेंट है नागरिकता पाने के लिए, क्योंकि हमने देखा है, सुना है, या फिर हमको सारी चीजें पीढ़ी के आधार पे ही मालूम होती हैं कि हम कहाँ थे कहाँ नहीं थे, है ना। तो उस पर हम चर्चा करेंगे कि वंशक्रम के आधार पर भी नागरिकता मिल सकती है। क्या है नागरिकता के लिए इसे सबसे महत्वपूर्ण आधार माना गया है। मतलब ये जो 5 चीजें देखा ना हमने नागरिकता पाने के लिए, इन पांचों में सबसे महत्वपूर्ण है वंशक्रम, है ना। क्योंकि वंश आपके पूरा परिवार से लेके पूरा पीढ़ी के बारे में ये प्रदर्शित करता है कि आप नागरिक हो या फिर जो भी हो, है ना। वह मतलब एक सबसे मजबूत पहचान है वंशक्रम, ठीक। देखिए यहाँ कहा गया है कि नागरिकता के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार माना गया है। ऐसा देखिए इसके वजह है, ऐसा कोई भी व्यक्ति कहीं भी पैदा हुआ हो, जन्म के समय उसका पिता भारतीय हो। यानी कहने का मतलब ये है कि वंशक्रम में जो बातें लिखी गई है, ऐसा कोई भी व्यक्ति कहीं भी पैदा हुआ हो, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो जापान में पैदा हो गया, है ना, तो क्या वह भारत का नागरिक होगा? कैसे होगा? अगर जन्म के समय उसका पिता भारतीय हो, यानी वो किसी भारतीय का औलाद हो, तभी ही वंशक्रम के आधार पर उसको नागरिकता मिलेगी, ठीक है। वो दुनिया में कहीं भी पैदा हुआ हो, लेकिन उसका जन्म के समय उसका पिता भारतीय होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ भी पिता की सिर्फ चर्चा की गई है, लेकिन 1992 में संशोधन कर इसे माता पिता जोड़ दिया गया। यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति कहीं भी पैदा हुआ हो, जन्म के समय उसका माता पिता भारतीय हो, उसे वंशक्रम के आधार पर नागरिकता दे दी जाती है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, पंजीकरण के भी आधार पे भारत की नागरिकता दी जा सकती है या फिर कोई भी ले सकता है। कैसे ले सकता है, इसके पीछे क्या क्या वजह है, हम आइए जानेंगे, ठीक। देखिए पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन, यानी कोई अगर व्यक्ति ये चाहता है, कोई भी दुनिया का कोई भी व्यक्ति वो भारत का नागरिक बनना चाहता है, तो उनको पंजीकरण के माध्यम से, है ना, आपको मिल जाएगी। देखिए सॉरी, पंजीकरण के माध्यम से 2 तरीकों से भारत की नागरिकता दी जा सकती है। पहला है विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग, यानी पंजीकरण में भारतीय लोगों को ही चर्चा किया गया है ना। पंजीकरण 2 तरीके से होगा, किन किन तरीका है देखिए। पहला है विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग, यानी जैसे मान लीजिए अमेरिका है और भारत का कोई आदमी जाके 30 साल 40 साल से रह रहा है ना, तो पंजीकरण के माध्यम से ही पुनः भारत का नागरिक बन सकता है। दूसरा है विदेशी व्यक्ति जो भारतीय महिला या पुरुष से विवाह कर ले, ठीक, वो भी भारत का नागरिक बन सकता है। यानी कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई भी विदेशी व्यक्ति अगर वह भारतीय महिला या फिर भारतीय पुरुष से विवाह कर लेते हैं, तो पंजीकरण के माध्यम से ही भारत के नागरिक बनेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी फिलहाल में प्रियंका चोपड़ा की शादी हुई है ना, निक जोन्स अमेरिका के रहने वाले हैं, निक जोन्स हॉलीवुड हीरो है वो, उन्होंने भारतीय महिला
प्रियंका चोपड़ा तो भारतीय ही हैं, तो उन्होंने भारतीय महिला से शादी की, तो पंजीकरण के माध्यम से ही भारत का नागरिक बन सकता है। लेकिन उसके लिए शर्त क्या क्या होंगे हम जानेंगे। उनके लिए शर्त होगा नागरिकता अधिनियम संशोधन 2015 से 7 साल और अंतिम 1 माह तक भारत में रहना अनिवार्य है। यानी प्रियंका चोपड़ा से निक जोन्स ने शादी किया, अगर उसको नागरिकता चाहिए तो पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता मिलेगी, लेकिन शर्त क्या होगा, उसको 7 साल तक भारत में रहना होगा, और जब 7वां साल चलेगा उसका अंतिम 1 माह तक भारत में रहना अनिवार्य है। मैं एक बात ऐसा स्पष्ट कर देता हूँ, यहाँ 7 साल जो बोला गया है ना, 7 साल कहने का मतलब ये है कि वो तो पंजीकरण कराएगा, 7 साल वो कहीं रहे, लेकिन 7 साल के बाद ही नागरिकता मिलेगी, लेकिन आखिरी जो 1 माह बचेगा ना, उसको भारत में ही गुजारना पड़ेगा। ठीक, एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, सोनिया गांधी है, सोनिया गांधी ने ही विदेशी महिला है, सोनिया गांधी विदेश की है, इटली की है। ठीक, तो सोनिया गांधी को पंजीकरण के आधार पे ही भारत की नागरिकता प्राप्त है ना, क्योंकि उन्होंने विदेशी व्यक्ति, एक बोला गया है ना, विदेशी व्यक्ति चाहे वो भारतीय महिला हो पुरुष से विवाह कर ले, तो ये विदेशी व्यक्ति हैं, इन्होंने भारतीय पुरुष से विवाह किया था, तो इनको पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता मिल जाएगी। ठीक, अब देखिए जानेंगे देशीकरण, देशीकरण के भी माध्यम से भारत की नागरिकता मिल सकती है। कैसे मिलेगी हम जानेंगे। देखिए ये देशीकरण है ना, देखिए क्या है इसमें, किसी भी विदेशी को इसके तहत नागरिकता दी जा सकती है। यानी देशीकरण एक ऐसा आधार है जिसके आधार पर किसी भी विदेशी को, मतलब विश्व के किसी भी लोगों को भारत की नागरिकता दी जा सकती है ना। लेकिन कैसे, इतना आसान नहीं है नागरिकता देना और लेना। ठीक है, उनके उनके लिए भी सारे नियम में है, कानून है, जानेंगे नियम कानून को। लिखा गया है किसी भी विदेशी को उसके तहत नागरिकता दी, जैसे दुश्मन देश को छोड़कर। यहाँ पे एक बात लीजिए, दुश्मन देश, अब जैसे मान लीजिए पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, तो ऐसे मान लीजिए पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, तो हम दुश्मन देश के लोगों को नागरिकता नहीं दे सकते। ठीक है, देखिए देशीकरण के माध्यम से ये शर्त होगा, नागरिकता अधिनियम 2015 से इनको भी 12 साल तक, यानी अगर कोई भी विदेशी भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसको भारत में 12 वर्ष एवं अंतिम 1 माह, यानी भारत में 12 वर्ष अंतिम 1 माह तक भारत में रहना अनिवार्य होगा, तब जाके कोई भी विदेशी भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक, उदाहरण देख लीजिए, मदर टेरेसा है, नाम सुना होगा, इनको भी देशीकरण के तहत नागरिकता प्राप्त हुई। अदनाम सामी ये भी हैं, विदेशी राजदूतों को भी इसी के तहत नागरिकता दी जा सकती है। सवाल पूछता है कि विदेशी राजदूतों को किस आधार के तहत नागरिकता दी जाती है, तो आपका जवाब होना चाहिए देशीकरण, क्योंकि ये सारे लोग देशीकरण के माध्यम से सिर्फ विदेशियों को ही नागरिकता देने की बात की गई है ना, तो उनके लिए ये नियम दिए गए हैं। ठीक, अब 5वां है भूमि अधिग्रहण, मतलब भूमि अधिग्रहण के आधार पर भी भारत के लोगों को नागरिकता दी जा सकती है। कैसे भूमि अधिग्रहण होता है, कैसे लोगों को नागरिकता मिल जाती है, जानेंगे। देखिए भूमि अधिग्रहण मतलब भारत किसी भूभाग को जीतता है, ठीक है, बाय द आने वाले दिनों में भारत अगर पाकिस्तान को जीत लेता है, ठीक है, या उस पर कब्जा कर लेता है, तो वहां के नागरिक स्वतः ही भारत के नागरिक हो जाएंगे। समझ गए बात को। भूमि अधिग्रहण का मतलब यही है कि अगर भारत किसी भूभाग को जीतता है या उस पर कब्जा करता है, तो वहां के नागरिक स्वतः ही भारत के नागरिक हो जाएंगे। एग्जाम्पल हमने सुना होगा आपने सिक्किम राज्य का नाम, सिक्किम राज्य को भी हमने जीता है ना, या फिर कब्जा किया है, और सिक्किम राज्य के लोग स्वतः ही भारत के नागरिक हैं। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होगा। आप सभी लोग, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में आप जाके कमेंट कर सकते हैं, है ना। और मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और दूसरी बात है, हमने नागरिकता पर भी चर्चा कर रहे हैं। नागरिकता को जानना
बेहद महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि हम उस देश के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं, तो हमारे क्या क्या अधिकार हैं, आखिर नागरिक होने के लिए क्या क्या मापदंड है, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। और स्क्रीन के माध्यम से आपको देखने में जहाँ तक उम्मीद है मेरे को आसानी हो रही है। अगर कोई सवाल मन में हो तो आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। आइए हम देखेंगे, जानेंगे कि आखिर भारत में अब तक जो ये नागरिक संशोधन हम बार बार सुन रहे हैं, अभी जो 2019 में भी हुआ नागरिक संशोधन बिल, कैब आपने सुना, सिटीजन सिटीजन अमेंडमेंट बिल, मतलब ये जो नागरिक संशोधन अधिनियम है, ये सारे अधिकार केंद्र को है, संसद को है, ठीक है। तो सवाल पूछता है एग्जाम में कि अब तक भारत में कितनी बार नागरिकता संशोधन को लेकर बिल पास किया जा चुका है, माने कितनी बार नागरिकता संशोधन किया जा चुका है, ठीक है, हम जानेंगे। और दूसरी बात, दोहरी नागरिकता, जैसे कि दोहरी नागरिकता ये है कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ, भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, लेकिन मैं दोहरी नागरिकता का उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं बिहार का नागरिक हूँ, मतलब बिहार राज्य में हमारे लिए दूसरी पहचान बनेगी, पहचान पत्र बनेगी, और देश के लिए यानी भारत देश के लिए हमारे लिए अलग आइडेंटिटी कार्ड होगा। मतलब अगर हम बिहार राज्य के हैं तो किसी भी राज्य के रहें, मतलब राज्य के लिए आपका अलग पहचान पत्र होगा और देश के लिए अलग पहचान पत्र होगा। मतलब कि राज्य का पहचान पत्र सिर्फ राज्य में ही मान्य होगा और देश का पहचान पत्र देश के साथ साथ आपके राज्य में भी होगा। मतलब ये दोहरी नागरिकता है। लेकिन हमने ये देखा है कि अगर हम बिहार के नागरिक हैं या फिर किसी राज्य के नागरिक हैं तो हम उसी पहचान पत्र के आधार पर देश के भी नागरिक कहलाते हैं। यानी भारत में एकल नागरिकता व्यवस्था लागू है, ठीक है। आइए हम जानेंगे कहाँ कहाँ दोहरी नागरिकता व्यवस्था है, ठीक है, आखिर नागरिकता व्यवस्था किस रूप में भी होती है, इनको भी जानेंगे, ठीक है। स्क्रीन पर देखिएगा, स्क्रीन के माध्यम से हम देखेंगे। देखिए यहाँ देखिए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन, मतलब कि कुल 9 संशोधन हो चुके हैं। पेपर में पूछता है साथियों, एग्जाम में पूछता है कि कुल 9 संशोधन हो चुके हैं। पूछता है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो गया है, तो 9 संशोधन हो चुके हैं, मतलब कुल 9 संशोधन अब तक हो चुके हैं। देखिए 57, 60, 85 में, 86, 92, 2003 में, 2005 में, 2015 में भी, और ये जो अंतिम हुआ अभी फिलहाल में 2019 में, पूरा हो हल्ला मचा है भारत में, ठीक है। ये इसी अधिनियम का संशोधन था, ठीक। अब देखेंगे दोहरी नागरिकता, हम जो भी बात कर रहे थे दोहरी नागरिकता, ठीक। दोहरी नागरिकता हमने बताया आपको। दोहरी नागरिकता में देखिए क्या क्या पहचान बनता है। एक पीआईओ कार्ड बनता है। पीआईओ कार्ड मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसको बोला जाता है भारतीय मूल के लोग, ठीक। दूसरा है ओसीआई कार्ड यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी प्रवासी भारतीय। प्रवासी भारतीय सब जानेंगे हम क्या है कौन नहीं है। देखिए जानेंगे पीआईओ कार्ड आखिर क्या है, ठीक। इसके अंतर्गत जो स्वयं भारत में पैदा या जिसके पास भारत के वीजा हो उसको पीआईओ कार्ड प्राप्त होता है। ये जो है दोहरी नागरिकता के उदाहरण है, हम बता रहे हैं। जो स्वयं भारत में पैदा हो, जैसे कि मैं, ठीक, भारत में पैदा हुआ हूँ, ठीक है, बाई द मैं बाहर जाता हूँ, भारत का वीजा हो, ठीक है। पीआईओ कार्ड का ये परिभाषा है। दूसरी बात, ये पीआईओ कार्ड की जो सुविधा है कब चालू की गई, तो 1999 में, ठीक है, 1999 में शुरू की गई पीआई कार्ड। फर्स्ट पीआईओ कार्ड के तहत किन को दोहरी नागरिकता दी गई, नासिर हुसैन को, ठीक है, ठीक है। शर्त इसमें क्या होती है कि आपको 15 साल के लिए वीजा, 15 साल के लिए वीजा, हर 6 माह में पुलिस को सूचना देना होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 15 साल तक, जैसे मान लीजिए आपको पीआईओ कार्ड के तहत भारत की नागरिकता मिल गई है ना, तो आपको 15 साल तक वीजा को, जो वीजा मिला है, हर 6 माह में पुलिस को सूचना देना पड़ेगा कि आप यहाँ हैं, आप इस राज्य जिले में हैं, आप आपका इतना दिन हो गया रहते, है ना। ये पीआईओ कार्ड के जो लोग हैं, है ना, देख रहे हैं आप, पीआईओ कार्ड के तहत जो नागरिकता मिलती है ऐसी है, देख रहे हैं आप प्रोसेस। भारतीय मूल के लोग जो स्वयं भारत में पैदा या जिसके पास भारत के वीजा हो, ये
PIO कार्ड 1999 से शुरू हुआ, ठीक है। 15 साल के लिए वीजा हर 6 माह में पुलिस को देना पड़ेगा। और इसके तहत आपको क्या अधिकार मिलते हैं ये देखेंगे। इसके तहत आपको सिर्फ शैक्षणिक और आर्थिक अधिकार मिलेंगे। मतलब जो PIO कार्ड के तहत नागरिकता पाएंगे वो सिर्फ भारत में पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, या फिर आर्थिक अधिकार यानी पैसा वगैरह जो भी है संसाधन उसका अधिकार है, ठीक। अब देखिए जो OCI कार्ड है, हमने PIO कार्ड को भी जाना, अब हम जानेंगे OCI कार्ड। यहाँ है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब प्रवासी भारतीय। मतलब जो भारत के लोग विदेश चला गया है, जो भी भारतीय विदेश चला गया है और वह भारत आना चाहता है। इंटरेस्टिंग बात है, अगर कोई भारतीय विदेश चला गया है, ठीक, अगर वह भारत आना चाहता है तो उसको OCI कार्ड के तहत नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। कैसे, ये देखिए शुरू कब हुआ, ये 2004 से शुरू हुआ ना, और यहाँ PIO कार्ड 1999 से शुरू हुआ और OCI कार्ड 2004 से शुरू हुआ। OCI कार्ड के लिए शर्तें हैं, आजीवन वीजा, पुलिस को सूचना नहीं हो सकता नहीं है। मतलब जो भारतीय विदेश चला गया है और वह भारत अपने देश आना चाहता है, रहना चाहता है, तो उसको भी नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन शर्त यह होगा कि आजीवन वीजा पुलिस सूचना की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि अपने वीजा के बारे में जानकारी या फिर सूचना पुलिस को देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो भारतीय है, भारत में आना चाहता है ना। देखिए OCI कार्ड के तहत क्या क्या अधिकार हैं। देखिए ऐसे OCI जो ये कार्ड है, OCI कार्ड के तहत आपको अधिकार क्या दिए गए हैं। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 प्लस मौलिक कर्तव्य को छोड़कर सभी अधिकार प्राप्त हैं। मतलब कि ये सब इस अनुच्छेद में क्या क्या बातें कही गई है हम डिटेल्स जानेंगे, लेकिन फिलहाल आप अभी यही जानिए अनुच्छेद 15, 16, 29, 30 प्लस मौलिक कर्तव्य को छोड़कर सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। किनको, OCI कार्ड धारकों को, ठीक। ये देखिए एक छोटा सा नोट्स है, लिखा गया है कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 में सभी मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। यानी जो भारत के नागरिक होंगे केवल सारे मौलिक अधिकार भारत नागरिकों को ही प्राप्त है, ठीक। ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में 7 जनवरी 2005 को संशोधन किया गया, ये 8वां संशोधन था, ठीक है, किया गया। और जिसके तहत PIO कार्ड को समाप्त कर दिया गया। यानी जो ये मापदंड था PIO कार्ड वाला, इसको जो है खत्म कर दिया गया है। अब ये नहीं, इस आधार पर नागरिकता नहीं दी जाती, ठीक, क्योंकि ये भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में 7 जनवरी 2015 को संशोधन के माध्यम से इसको समाप्त कर दिया गया है। PIO को OCI में बदल दिया गया है, मतलब PIO को OCI में बदल दिया गया है इसी में। अब इसी के तहत आपको अधिकार मिलता है दोहरी नागरिकता, ठीक। अब केवल OCI के तहत ही दोहरी नागरिकता दी जाती है, ठीक है। मतलब ये जो व्यवस्था थी, सुविधा थी, इसको कैंसिल कर दिया गया, हटा दिया गया है, ठीक। देखिए कुछ सवाल है साथियों, सवाल के माध्यम से बहुत सारे क्लियर होगी। देखिए OCI द्वारा प्राप्त भारतीय नागरिकता प्राप्त किए गए व्यक्ति को क्या अधिकार प्राप्त है। चुनाव लड़ने का, सरकारी नौकरी का, कृषि करने योग्य जमीन खरीदने का, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा डी। क्यों, क्योंकि OCI कार्ड द्वारा जो भारतीय नागरिकता प्राप्त किए रहते हैं उनको सिर्फ क्या अधिकार रहता है, देखिए है ना, OCI कार्ड द्वारा जो नागरिकता प्राप्त उनको सिर्फ है ना 15, 16, 19, 30 प्लस मौलिक कर्तव्य छोड़कर सभी अधिकार प्राप्त है ना। ये सब चुनाव लड़ना, सरकारी नौकरी, सब इसी में है, लेकिन ये सब सारे चीजें OCI कार्ड को प्राप्त नहीं है, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन है, भारत सरकार निम्न में से किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है। तो जाहिर सी बात है, हमने नागरिकता का समापन देखा, संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर। अगर मान लीजिए कोई संविधान के विरोध करता है, संविधान की इज्जत नहीं करता है, तो अगर सरकार चाहे तो उसकी संविधान नागरिकता रद्द कर सकती है। ये ऑप्शन देख लीजिए आप, युद्ध काल में शत्रु की सहायता करने पर भी आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी।
गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पर भी आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, है ना। पंजीकरण या देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष की सजा पाने पर भी नागरिकता खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रवासी भारतीय सम्मेलन। ठीक, ये सवाल पूछता है साथियों एग्जाम में हमेशा। प्रवासी भारतीय सम्मेलन शुरू कब हुआ? 9 जनवरी 2003 से शुरू हुआ। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक, इसकी देखिए इसके बारे में क्या जानकारी दी गई है। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे तो उन्हीं के उपलक्ष्य में 9 जनवरी 2015 से प्रवासी भारतीय सम्मेलन किया जाता है। प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2003 दिल्ली में हुआ था। ठीक, 13वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2015 गांधीनगर गुजरात में। अब देखिए प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर कुछ बातें लिखी गई है। 2003 से 2015 तक प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय सम्मेलन किया जाता है। मतलब 2003 से शुरू हुआ, प्रत्येक वर्ष मतलब 2015 तक तो प्रत्येक वर्ष किया गया, लेकिन इसके बाद प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार मनाया जाने लगा। यानी 2015 के बाद प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2 वर्ष में एक बार मनाया जाने लगा। ठीक, 15वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2019 जो बनारस में हुआ, यानी वाराणसी में हुआ ना, अभी जो वर्तमान का। अब हम जानेंगे साथियों ये नागरिकता किस आधार पर नागरिकता हमको मिलती है, किस आधार पर नागरिकता हमारी रद्द की जा सकती है, या फिर कौन लोग देश के नागरिक बन सकते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बारे में बस हम आज थोड़ा जानेंगे और अगले क्लास में धीरे धीरे पूर्ण मतलब डिटेल्स जानकारी रखेंगे हम लोग। अभी हम थोड़ा जानकारी रखेंगे आखिर मौलिक अधिकार क्या है ना। मौलिक अधिकार हमारे लिए कितने फायदेमंद है, किनको मिलते हैं ये अधिकार, इन सारी चीज़ों पर जानकारी रखेंगे हम। ठीक है, थोड़ा सा जानकारी रखेंगे मतलब थोड़ा ट्रेलर टाइप का। ठीक, आइए देखेंगे स्क्रीन के माध्यम से कि आखिर मौलिक अधिकार क्या है। हमारे जीवन में साथियों जो भी हमसे जुड़ी है, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, शैक्षणिक हो, ये सारी चीज़ें हमारे मौलिक अधिकार से जुड़ी हुई हैं, है ना। मतलब एक जीवन जीने के लिए जो संपूर्ण एक विकसित मानव के लिए जो चीज़ें जरूरी होती है, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे हमारे लिए मौलिक अधिकार के तहत ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, आइए हम जानेंगे क्या है मौलिक अधिकार, किनको प्राप्त है मौलिक अधिकार, है ना, और हमारे उत्तरदायित्व क्या है, इन सारी चीज़ों को जानेंगे। आइए देखिए स्क्रीन पे, देखिए ये है मौलिक अधिकार भाग 3। मतलब मौलिक अधिकार की चर्चा भाग 3 में की गई है और मौलिक अधिकार संबंधित जो भी बातें हैं अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक के बीच में किया गया है। ठीक है, देखिए इसके अंतर्गत यह नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक है। मूल अधिकार नागरिकों को उस देश के संविधान द्वारा दिया जाता है। ठीक है, मूल अधिकार जो भी हो, मूल अधिकार या फिर मूल अधिकार, मौलिक अधिकार या फिर मूल अधिकार एक ही है। ठीक है, ये कैसे मिलता है? तो ये उस देश के संबंधित संविधान द्वारा दिया जाता है। ठीक है, आइए जाने कुछ मौलिक अधिकार संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखिए, मूल अधिकार अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से लिया जुड़ा है। सवाल पूछता है साथियों, मूल अधिकार किस देश के किस नियम से जुड़ा है? तो बिल ऑफ राइट्स से जुड़ा है, अमेरिका के। दूसरा बात, मूल अधिकार को देने के लिए सरकार देने और मानने के लिए बाध्य है। मतलब ये जो हमारे लिए मूल अधिकार है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ना। आपके हर क्रिया, घटनाएं, आपके हक, अधिकार, सारी चीजें इसी भाग में, इसी अधिकार के तहत निहित है। ठीक है, अगर ये नहीं है तो आप कुछ नहीं है ना, शून्य हो जाओगे। ठीक, ये बोला गया है कि मूल अधिकार को देने के लिए सरकार देने व मानने के लिए बाध्य है। मतलब सरकार को देना होगा मूल अधिकार, है ना, और उस मूल अधिकार को मानने के लिए भी बाध्य होना पड़ेगा सरकार को। ठीक, संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यानी ये जो संविधान का भाग 3 है मौलिक अधिकार, इसको भारतीय संविधान का
मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा में हमने पिछले चर्चा किया था। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है किसी विषय में सुखद अनुभव, यानी कि अगर मान लीजिए हम मतलब किसी दुख या फिर शोषण वगैरह दौर से गुजर रहे हैं और सरकार कोई अच्छा नियम कानून बना दे, है ना, एक तरफ से उस सुखद व्यवस्था को ही बोलते हैं मैग्ना कार्टा। ठीक है, तो संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी भारतीय लोगों के लिए अच्छा दिन, अच्छे दिन समझ लीजिए। दूसरा बात है, मूल अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। किसने कहा है? तो जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, कांग्रेस के कराची अधिवेशन, कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ 1931 में, कांग्रेस ने मूल अधिकारों को अपना घोषणा में मांग किया था। ये क्वेश्चन पूछता है साथी, पूछता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है कि किसी भी देश के नागरिकों को संविधान के द्वारा मूल अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर हम इस देश के नागरिक हैं तो ये संविधान ही तय करेगा कि उस देश के नागरिकों को क्या क्या अधिकार दिया जाए। ठीक है, अब देखिए मतलब क्या है, मतलब राज्यों के कृत्यों के विरुद्ध गारंटी है। मतलब मौलिक अधिकार क्या है? राज्यों के कृत्यों के विरुद्ध गारंटी है। मतलब मौलिक अधिकार ही एक ऐसा विषय है जो आपके जीवन के हर चीजों को परिपूर्ण करने के लिए आवश्यक है, और ये सरकार इस चीज को देने के लिए नहीं मना कर सकती है, और जो भी हो उसमें रुकावट नहीं पैदा कर सकती है। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार, इंग्लिश में बोलेंगे फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वाद्य योग्य है, यानी मतलब कि आप इसे वाद्य योग्य कहने का मतलब ये है कि आप इसको मौलिक अधिकार को न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, सवाल पूछता है साथियों कि क्या मौलिक अधिकार को न्यायालय में चैलेंज कर सकता है? हाँ, कर सकते हैं। अगर मान लीजिए देश के कोई भी सरकार, जैसे मान लीजिए हम भारत देश में रहते हैं, अगर केंद्र सरकार हमारे मौलिक अधिकारों को छीनती है ना, उसको खत्म करती है, खत्म तो नहीं करेगी, अगर उस पर रुकावट डालने की कोशिश करती है तो हम उसको न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ चैलेंज करेंगे? देखिए हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? न्यायपालिका। न्यायपालिका यानी यही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह। ठीक, मतलब कि मूल अधिकारों का जो संरक्षक है, मतलब जो मूल अधिकारों को जो आपको मिलता है, उन सारी चीजों की देख रेख न्यायपालिका करेगी। सुप्रीम कोर्ट करती है, हाई कोर्ट करती है, नागरिकों को कहीं परेशानी तो नहीं हो रही। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो संरक्षण करेगी मौलिक अधिकार को, इसकी चर्चा अनुच्छेद 32 में किया गया है, और हाई कोर्ट 226 के तहत, यानी 226 के तहत हाई कोर्ट और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगी। ठीक है, इनके बारे इन अनुच्छेदों में आगे हम डिटेल जानेंगे कि क्या है इनके बारे में। अब देखिए जानेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से 35 के बीच किया गया। देखिए ये मौलिक अधिकार, ये हमारी ये है, आपको दिख रहा है स्क्रीन में, जो भी दिख रही है। मूल जब संविधान बना था तो मूल संविधान में हमारे मौलिक अधिकार 7 थे। कितने थे? मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे। ठीक है, कौन कौन थे देखिए हम जान लेंगे आज। इन सारे विषयों पर चर्चा हम कल करेंगे। आप जान लेते हैं थोड़ा। समानता का अधिकार है, ये जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 से 22 तक। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये भी अनुच्छेद 23 से 24 के बीच। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी हमारे मौलिक अधिकार हैं। पांचवा है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, ये भी हमारे मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार है ना। सातवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार था। ठीक है, लेकिन अब इसको जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मूल अधिकार से हटा दिया गया है, यानी अब ये जो है मूल अधिकारों की सूची में नहीं है, इसको बाहर कर दिया गया है। इसको कहाँ रख दिया गया है? अब संपत्ति का अधिकार को अनुच्छेद 300 क के विधिक कानूनी अधिकार के रूप में, मतलब ये कानूनी और विधिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, ये अब हमारा मौलिक अधिकार नहीं रह गया है। ठीक है, तो इन सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे कल, है ना। एक मिनट,
देखिए, हमने देखा अभी संविधान नागरिकता अधिकार देखे अपने, अभी जो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल से कल के टॉपिक में चर्चा करेंगे। अधिकार जो है हमारे जीवन में बेहद महत्वपूर्ण है। ये हमारे जीवन के एक एक पल से संबंधित है। जैसे कि मान लीजिए हमें समानता का अधिकार है ना? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है। हमारे ऊपर अगर शोषण होता है तो उसके विरुद्ध भी कुछ हमको अधिकार प्राप्त है ना? स्वतंत्रता का अधिकार है। ये जो सारे चीज़ें हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं और हम इन सारे मौलिक अधिकारों से रोज किसी न किसी रूप में हम फेस करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम कल के टॉपिक में डिटेल्स जानेंगे और आज के लिए इतना ही। कल ठीक इसी समय रात 8 बजे से रात 9 बजे तक हमारी जो लाइव स्ट्रीमिंग है संविधान की बात, ठीक? तो आप कल ज़रूर देखिएगा क्योंकि हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। तब तक के लिए सभी साथियों को सेवा जोहार, सेवा से।